Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the last theory of wages. This is known as the modern theory of wages. जैसा कि previous lecture में हमने old theory of wages में different theories को discuss किया था, आज के lecture में हम discuss करेंगे about the modern theory of wages. क्या कहती है ये theory of wages? According to this theory, wages are determined by the interaction of the forces of demand and supply as in the case of ordinary commodity. जैसे सिंपल कमोडिटी केस में कमोडिटी की डिमांड और उसकी सप्लाई के बेसिस पर कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, ऐसे ही इस थ्योरी में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ऑफ लेबर के बेसिस पर या उनके इंटरेक्शन के बेसिस पर वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है. इसी वजह से हम इसे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें दो एस्पेक्ट्स स्टडी करने हैं. पहला है हमारा डिमांड फॉर लेबर और दूसरा है सप्लाई ऑफ लेबर. तो पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज द डिमांड फॉर लेबर. क्या मतलब है डिमांड फॉर लेबर का? द डिमांड फॉर लेबर बाय द इंडिविजुअल फर्म इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड द मनी डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट. यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर लेबर की डिमांड के बारे में बात करते हैं तो डिमांड अगर इंडिविजुअल फर्म की तरफ से फॉलो की जाती है तो इसके लिए हम दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को काउंट करते हैं. पहला है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और दूसरा है मनी डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट. लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है? जितनी प्रोडक्टिविटी उसकी हाईएस्ट लेवल पर होगी उतने ही ज़्यादा उसके वेजेस होंगे, उतनी ही उसकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर. और दूसरा है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फर्म प्रोड्यूस कर रही है अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होगी. इट मीन्स दैट जो डिमांड है लेबर की वो इस बात पर डिपेंड करती है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर है और फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड किस लेवल पर है. या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं द डिमांड फॉर लेबर रिफ्लेक्ट्स पार्टली लेबर्स प्रोडक्टिविटी एंड पार्टली द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है लेबर की डिमांड कि लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है पहला केस, और दूसरा केस जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, फर्म प्रोड्यूस कर रही है, उसकी डिमांड क्या है मार्केट में. इस पर डिपेंड करेगी कि जो लेबर है उसकी डिमांड क्या रहेगी. वन मोर पॉइंट इज देयर फॉर लेबर कि जो लेबर की डिमांड है वो एक ड्राइव्ड डिमांड होती है. और ये डिमांड किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. यानी कि और ये कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इट मीन्स द डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूमर डिमांड फॉर प्रोडक्ट. जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड होगी फर्म के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उतनी ही फर्म की डिमांड होगी लेबर के रिगार्डिंग. और जितनी डिमांड कम होगी कंज्यूमर की प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उतनी ही कम डिमांड होगी लेबर की फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर हो गया? ठीक है. अब बात ये आती है कि इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका अफेक्ट पड़ता है लेबर की डिमांड पर. तो हम कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स यहाँ स्टडी करते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. पहला है इसके अंदर द नेचर ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोडक्ट लेबर प्रोड्यूस कर रही है उसकी डिमांड का नेचर क्या है. अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो लेबर की डिमांड भी कम होगी. दूसरा फैक्टर है इसके अंदर द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. यानी कि प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें लेबर की कॉस्ट का रेशियो कितना है. अगर ये रेशियो कम है तो लेबर की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी. यानी कंपनी अगर टोटल कॉस्ट में से एक स्मॉल पार्ट लेबर के ऊपर खर्च कर रही है तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी. लेकिन अगर ज़्यादा पार्ट खर्च कर रही है तो इस केस में इसकी डिमांड इलास्टिक होगी. ठीक है. तीसरा केस इसके अंदर इट्स सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बाय अदर फैक्टर्स. यानी कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं उससे सब्स्टिट्यूट करने का रेट क्या है इसका. जैसे अगर जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी. क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने की केस में कमोडिटी की डिमांड भी इलास्टिक होगी. और क्योंकि कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब जो लेबर है उसकी डिमांड भी इलास्टिक होगी. नेक्स्ट वन इज द
सप्लाई ऑफ कैपिटल एज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इन्वेस्टर्स टू सेव एंड इन्वेस्ट। जो इन्वेस्टर है उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि जो उसके द्वारा कैपिटल फॉलो की जा रही है उसको वो सेव करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस केस में लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर सेव करना चाहता है तो उस केस में लेबर की डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सप्लाई ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। जितनी कैपिटल की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी उतनी ही लेबर की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज दैट इज द टेक्निकल प्रोग्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर एक और कि टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जहां लेबर ऑपरेट कर रही है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड वे में अवेलेबल होगी टू द प्रोड्यूसर्स, टू द इन्वेस्टर्स, लेबर की डिमांड उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी के बेस पर फॉलो की जाने वाली मशीनरीज है उनको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब लेबर की डिमांड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज एंड द लास्ट वन इज द प्राइजेस एंड क्वांटिटीज ऑफ द कोऑपरेटिंग फैक्टर्स। जो कोऑपरेटिंग फैक्टर्स हैं लेबर के साथ साथ, क्या क्या फैक्टर्स हैं लेबर के? लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज है, ये सब इसके कोऑपरेटिंग फैक्टर्स कहलाएंगे। इनके प्राइजेस क्या है और इनकी क्वांटिटीज़ की डिमांड क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगी लेबर की डिमांड। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो मशीन्स क्या है, कॉस्टली हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरीज को इंस्टॉल करना दैट इज़ वेरी कॉस्टली। इसी वजह से लेबर की डिमांड क्या है इंडिया में, ज़्यादा है, क्योंकि मशीनरीज के कॉस्ट के कंपैरिजन में लेबर की कॉस्ट कम है। इसी वजह से लेबर की डिमांड ज़्यादा है। और एक और पॉइंट है इसके अंदर कि जितनी ज़्यादा कोऑपरेटिंग फैक्टर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, जितना डिमांड किए जाएंगे कोऑपरेटिंग फैक्टर्स, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड लेबर की रहेगी वो भी ज़्यादा होगी। लैंड की डिमांड ज़्यादा है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया रहा है कैपिटल का, तो ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अगर कोऑपरेटिव फैक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये फैक्टर्स हो गए जिन्हें हम डिमांड के अफेक्टिंग फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। एक बार इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद एम्प्लॉयर को एक फंडामेंटल फैक्टर को और फोकस करना होता है, और ये फैक्टर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो एम्प्लॉयर है वो एडिशनल लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता चला जाएगा, जो उसका टोटल नेट प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग रेट से ऐड होता चला जाएगा। और इस तरीके से जो एम्प्लॉयर है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ तक जो उसकी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अ लेबर है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाती है। वहाँ तक वो लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा और उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बंद कर देगा। तो इस पर्टिकुलर लॉ की वजह से जो लेबर का डिमांड कर्व है इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, डी इज़ द डिमांड कर्व, और इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस पर डिमांड फॉर लेबर को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने वेज रेट को रिप्रेजेंट किया है। तो डी डिमांड कर्व को शो कर रहा है। जब वेजेस OW थे तो डिमांड थी ON लेबर की, जब वेजेस OW से कम होकर OW' रह गए तो डिमांड ON से बढ़कर ON' हो गई। यानी कि कम वेजेस पर लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी और ज़्यादा वेजेस पर लेबर की डिमांड कम होगी ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो ये तो बात हो गई डिमांड फॉर लेबर की। अब हम इसके अंदर सेकंड फैक्टर को स्टडी करते हैं, सेकंड फोर्स को स्टडी करते हैं, एंड द सेकंड फोर्स इज द सप्लाई ऑफ लेबर। जो लेबर की सप्लाई है वो भी कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी कि सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी। तो पहला इसके अंदर फैक्टर है सप्लाई के रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ लेबर विच वुड ऑफर देमसेल्व्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एट वेरियस वेज रेट्स। सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स एक पर्टिकुलर टाइप के कैटेगरी में या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड हैं वो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। पहला तो फैक्टर ये हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द
द नंबर ऑफ आवर्स पर डे और द नंबर ऑफ डेज पर वीक दे आर प्रिपेयर टू वर्क, यानी कि वो एक दिन में कितने घंटे और एक हफ्ते में कितने दिन काम करने में इंटरेस्टेड है या काम करने के लिए वो प्रिपेयर्ड है। इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि लेबर की सप्लाई कितनी होगी। लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर ये ज़्यादा लेबर को अट्रैक्ट करना चाहता है तो इसे अदर इंडस्ट्रीज से इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेबर्स है वो तो लिमिटेड है एक तरीके से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डिवाइड कर रखा है। तो अगर एक इंडस्ट्री से ज़्यादा लेबर को ये अट्रैक्ट करना चाहता है दूसरी इंडस्ट्री से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेजेस हायर ऑफर करने पड़ेंगे और हायर वेजेस पर वो लेबर की सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है। तो इसका मतलब जो सप्लाई कर्व होगा इसका वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट करा है। एक्स एक्सेस में मैंने सप्लाई ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सेस पर वेज रेट को। एस एस इज द सप्लाई कर्व। जब वेजेस ओ डब्ल्यू है, सप्लाई ओ एम है, वेजेस बढ़कर ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू डैश हो गए तो सप्लाई भी बढ़कर ओ एम से ओ एम डैश हो जाती है। तो इस तरीके से मुझे डिमांड कर्व भी मिल गया और अब मुझे सप्लाई कर्व भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, और इस वेज रेट को डिटरमाइन करने के लिए मुझे डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेस को इंटरेक्ट कराना पड़ेगा। तो लास्ट वन इज इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या करा है इसके लिए, मैंने जो डिमांड कर्व है फर्म का उसे तो मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है एंड सप्लाई कर्व को एस एस से। डी इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट while the supply curve SS is upward from left to right। और ये दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे से पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है E, ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्री। और इस E पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेज रेट डिटरमाइन हुए दैट इज OW, ये क्या कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम वेज रेट। और इस करस्पॉन्डिंग जो OL, ये क्या है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर which will be demanded and supplied and both will be equal at this point। यानी जो डिमांड है लेबर की और जो सप्लाई है लेबर की दोनों इस पॉइंट पर इक्वल होंगे। तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है और OW यहां इक्विलिब्रियम वेजेस को डिटरमाइन करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस को अप्लाई करते हुए उसके वेज रेट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है। अगर फर्म इस वेज रेट से ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करती है या कम वेजेस प्रोवाइड करती है तो उस केस में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे अगर वेज रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो वेज रेट ज़्यादा होने से सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई है ज़्यादा, डिमांड है कम, प्रेशर पड़ेगा वेज रेट पर, तो वेज रेट कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और तब तक कम होंगे जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। या फिर अगर मैं कहूँ कि जो वेज रेट है वो कम हो गए तो वेज रेट कम होने से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो सप्लाई और डिमांड के डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेज रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा और तब तक इंक्रीज करना पड़ेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। तो इस तरीके से जो वेज रेट है वो केवल और केवल डिसाइड होता है जहां डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, थैंक यू।